हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक महा मैराथन वीडियो है। इस वीडियो में हम पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके पूरे के पूरे 50 नंबर पक्के कर देंगे। वन शॉर्ट वीडियो यानी कि एक छोटे से वीडियो से आपके पूरे के पूरे 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको पूरे के पूरे 50 नंबर क्लियर करवाने वाले हैं। आपकी पूरे बुक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा खंड क एक ही वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपकी हिंदी का जो खंड क है ये पूरे के पूरे 50 नंबर के पूछे जाते हैं। तो हिंदी के खंड क को हम इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर करेंगे, पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। तो हिंदी का जो खंड क है ये 50 नंबर का पूछा जाता है और 50 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। हम आपको ऐसे बताने वाले हैं जैसे आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर साल पूछे जाने वाले प्रश्नों को बताने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली कह सकते हैं 100% गारंटी के साथ ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिप्स भी बताने वाले हैं जिसे आप लोग फॉलो करके हिंदी में जो है आप लोग 100 में 95 प्लस बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का खंड क जो आपके 50 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें पूछा जाता है आपके बहुविकल्पी प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी। तो इन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी 50 नंबर जो है वो क्लियर हो जाएं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों को। बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 नंबर। 1 नंबर के आपके एक प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे ताकि क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए। इस वीडियो में ही हम आपको सभी क्वेश्चन को याद करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, कॉपी और पेन लेकर के। आज आपके पूरे के पूरे 50 नंबर क्लियर होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कौन करते थे ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट्स। अगर आपको बिलीव न हो तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं। आपको यकीन हो जाएगा कि ये प्रश्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी के सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आज हम ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कौन करते थे। तो क है प्रताप नारायण मिश्र, ख है प्रेमघन, ग है बालकृष्ण भट्ट, घ है सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि प्रेमघन। इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन जो है वो प्रेमघन करते थे, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन करते थे। तो इनका पूरा नाम हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, यानी कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। क है प्रताप नारायण मिश्र, ख है बालकृष्ण भट्ट, घ है राधा चरण गोस्वामी, घ है प्रेमघन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ यानी कि बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिए। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, यानी कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे क है बालकृष्ण भट्ट, क है प्रताप नारायण मिश्र, ग है प्रेमचंद्र, घ है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ख यानी कि प्रताप नारायण मिश्र।
तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र करते थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए, बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही है। तो यहाँ पे देखेंगे क है परीक्षा गुरु, ख है गोदान, ग है गुनाहों के देवता, घ है चित्रलेखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क यानी कि परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपके प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको जो है बार बार पढ़ाती हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। जैसे ही आप अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को देखें तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर जाए कि यही इसका राइट आंसर है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम आपको कई बार पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखेंगे ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। श्री चंद्रबली नाटक के लेखक हैं, यानी कि श्री चंद्रबली नाटक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। क है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख है जयशंकर प्रसाद, ग है हरिकृष्ण प्रेमी, घ है श्रीनिवास दास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका क यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पे आपसे प्रश्न जो है घुमा करके भी पूछ सकता है कि चंद्रबली जो है ये किस विधा की रचना है। तो आपको बताना है कि ये नाटक विधा की रचना है। तो ध्यान रखेंगे, सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलेंगे, क्वेश्चन को रटेंगे नहीं, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं, यानी कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है। तो क है सदल मिश्र, ख है बालकृष्ण भट्ट, ग है लल्लू लाल, घ है मोहन राकेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि बालकृष्ण भट्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आपसे पूछे ही जाएंगे। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, या फिर आपसे पूछेगा कि हिंदी का मौलिक उपन्यास क्या है। दोनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। क है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख है सदल मिश्र, ग है लक्ष्मण सिंह, घ है लाला श्रीनिवास दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका घ यानी कि लाला श्रीनिवास दास। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कवि वचन सुधा के संपादक थे। तो कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। क है बालकृष्ण भट्ट, ख है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग है प्रताप नारायण मिश्र, घ है हरदेव बाहरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 8 क्वेश्चन को देखा। अब चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे 4 विकल्प दिया गया है। क है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख है श्याम सुंदर दास, ग है जयशंकर प्रसाद, घ है हरदेव बाहरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ख यानी कि श्याम सुंदर दास। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। तो ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क है बालकृष्ण भट्ट, ख है महादेवी वर्मा, ग है राम वृक्ष बेनीपुरी, घ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका घ यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये जो है द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन को बताए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बहुविकल्प
बहुविकल्पी प्रश्न आपके 10 नंबर के पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि गद्यांश पर। आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश भी पूछे जाते हैं। तो हम चलिए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश को। तो ये है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि 10 नंबर के पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक गद्यांश देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना होता है। ऐसे ही आपको गद्यांश दिए जाएंगे, उसके नीचे जो है आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पांचों क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। जब हम गद्यांश को पढ़ेंगे ना, तो इसके क्वेश्चन का आंसर हम बहुत ही आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर जो है हमें इसी के आधार पर देना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे, स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अभूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो ये जो गद्यांश जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 4 से 5 बार पूछे गए हैं, और डेफिनेटली ये आपकी बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो है गद्यांश को पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि ये जो गद्यांश दिया गया है, ये किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे भाषा शब्द ज्यादा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे भाषा शब्द जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो ये किस चैप्टर से है, तो ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से है। आपकी हिंदी में जो चैप्टर है भाषा और आधुनिकता, उसी चैप्टर से ये लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ पे आपसे जो है पाठक और लेखक का नाम ही पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे संदर्भ नहीं पूछा जा रहा है, तो आप संदर्भ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आप पाठ और लेखक का नाम लिखेंगे। जब आपसे बोला जाए कि आप संदर्भ लिखिए, तब आपको संदर्भ लिखना है, अन्यथा आपको पाठ और लेखक का नाम लिख देना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो गद्यांश दिया गया है, इसमें जो पहली लाइन है ना, इसमें से आपको 2 शब्द उठाने हैं आगे से, और यहाँ पे ये जो लास्ट वाली लाइन है, इसमें से आपको 1-2 शब्द उठाने हैं पीछे से, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है, भाषा स्वयं डैश डैश करके आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप जरूर लिखेंगे। ऐसे एग्जामिनर जो है बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि आपने कौन सी गद्यांश को सॉल्व किया है और ये गद्यांश सॉल्व करने का सही तरीका है। तो इसी तरीके से आपको गद्यांश को सॉल्व करना है। इसमें पहला नंबर डालना है और लिखना है पाठ का नाम, भाषा और आधुनिकता, और लेखक का नाम लिखना है प्रोजी सुंदर रेड्डी। हम आपको ऐसे बता रहे हैं जैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। ब्लैक पेन से आपको ये डालना है, उसके बाद जो है ब्लैक पेन से आपको यहाँ पे पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। उसके बाद ब्लू पेन से आपको जो है पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख देना है। तो बिल्कुल ऐसे लिखने के बाद आपको 2 नंबर जो है बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। संदर्भ आप तभी लिखेंगे जब आपसे संदर्भ लिखने के लिए बोला जाएगा। जब आपसे संदर्भ लिखने के लिए बोला जाएगा तो वहां पे आप लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। तो इस तरीके से जब आपसे बोला जाए संदर्भ लिखने के लिए, तभी आपको संदर्भ लिखना है, वरना आप जो है यहाँ पे पाठ और लेखक का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ये आपका जो है पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। अब चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे ये जो रेखा देखने को मिल रही है ना आपको, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इसी का जो है आपको व्याख्या करना है। ये जो रेखा खींची गई है, इसका आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया है ताकि समय की जो है बचत हो सके। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसमें लिख देना है, यहाँ पे ये जो रेखा खींची गई है इसका आपको व्याख्या करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों
परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। ठीक है, समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृत में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदले हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिख दिया है ताकि आप जो है इसको जल्दी समझ सकें, यानी कि आसानी से समझ सकें और जो है समय के भी बचत हो सके। तो फिर यहाँ पे आपके 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से जो है आपको लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके भी 2 नंबर बिल्कुल क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है? तो संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे आप लिखेंगे तीसरा नंबर डाल करके कि संस्कृत का एक अटूट अंग भाषा है। ठीक है, संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है? भाषा है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे और आपके 2 नंबर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो है आपको लिखना होता है। बहुत आसान होता है गद्यांश सॉल्व करना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बहुत सिंपल ही होता है, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो किसकी गति जो है विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है सांस्कृतिक परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो किसकी जोड़ी जाती है? तो संस्कृत की जोड़ी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि संस्कृत की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है और आपके 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। तो इसी तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, युगानुरूप परिवर्तित नवीन भावों को उचित रूप में व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे भी आपके 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। तो इसी तरीके से हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के आपको 2 नंबर मिलते हैं, तो अगर आप 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको 10 नंबर जो है दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, बहुत ही सिंपल होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश को। अब चलिए हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश, 10 नंबर के ये भी आपसे पूछे जाते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 पद्यांश देखने को मिलेंगे, दोनों में से किसी एक को ही आपको सॉल्व करना होगा। दोनों पद्यांश के नीचे जो है आपको 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। बिल्कुल वही प्रोसेस होता है जो आपका गद्यांश का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे पद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन का आंसर जो है इसी में से देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से औन न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, सीभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तू भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। तो ये जो पद्यांश है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसके क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे भी आपसे संदर्भ लिखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे आपसे संदर्भ लिखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे आपसे सिर्फ और सिर्फ शीर्षक और कवि का नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपली शीर्षक और कवि का नाम लिखेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पे आपको पद्यांश में से ये जो पहली लाइन है, इसमें से आपको आगे से 2 शब्द उठाने हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो लास्ट वाली लाइन है, इसमें आपको पीछे से 2 शब्द उठाने हैं और कुछ इस प्रकार से लिख देना है, जो कि मैंने लिख रखा है पहले से, ताकि समय की बचत हो सके। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, मेरे प्यारे डैश डैश करके विश्राम लेना। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर जो है बिल्कुल आसानी से
से समझ पाएगा कि आपने कौन से पद्यांश को सॉल्व किया है। तो इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे पहला नंबर डाल करके लिखेंगे शीर्षक का नाम और कवि का नाम। तो ये जो है ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये आपका पवन दूतिका जो चैप्टर है ना, उसी चैप्टर से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से लिख देंगे शीर्षक का नाम पवन दूतिका और कवि का नाम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर आपसे संदर्भ लिखने के लिए पूछेगा तो आप सिंपल तरीके से लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। तो इस तरीके से आप संदर्भ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 नंबर जो है बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे ये जो रेखा खींची गई है ना, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुवन से औन भेजा संदेशा, इसका आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या और इसमें लिखना है उसकी व्याख्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, राधिका यानी कि राधा जो है वो पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, न ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। तो इस तरीके से जो है आपको व्याख्या कर देना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोग इसे बहुत ही आसानी से समझ सकें। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका भी आपका 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट होता है, बहुत सिंपल होता है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ करके देख सकते हैं कि राधा जो है पवन दूतिका के द्वारा जो है वो भिजवाती है संदेश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि राधा पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं और ये भी आपके 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। तो कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसी पंक्ति में आप पढ़ करके समझ सकते हैं कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। तो कृष्ण का सौंदर्य है, कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं। तो इस तरीके से जो यहाँ पे आपको उनके सौंदर्य को बताना है कि कृष्ण जो है आकाश में छाए नवीन मेघों यानी कि बादलों के समान रूप वाले हैं और जो है उनके नेत्र जो है वो कमल के समान है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको बता देने हैं और यहाँ पे आपका 4th नंबर भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राधा की मनोदशा क्या है। तो राधा तो यहाँ पे रो रो के जो है वो बावली हो रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। तो राधा जो है रो रो के जो है बावली हो रही हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं यानी कि बावली हो रही हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप लिख देंगे और आपके 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट होते हैं और आपके 10 नंबर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो है मिलते हैं 10 नंबर। 5 क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के आते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपके पद्यांश भी सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश को, डेफिनेटली ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये है पद्यांश सॉल्व करने का सही तरीका। तो ऐसे ही आपको पद्यांश को सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में जो है आपके लेखक और कवि दोनों के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। तो आइए हम देखते हैं। तो ये है आपके बहुत ही प्रिय, बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। डेफिनेटली कहते हैं 100% कह रहे हैं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो 5 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर होंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट में कंफ्यूजन भी होता है कि जीवन परिचय को कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में लिखा जाए, क्योंकि ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो वहां पे जो है बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि साहित्यिक परिचय लिखें कि जीवन परिचय लिखें। तो यहाँ पे आपके सारे डाउट्स जो है बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले आपको
जीवन परिचय ही लिखना होता है। जीवन परिचय में आपको उनके जन्म के बारे में लिखना होता है, उनकी मृत्यु के बारे में लिखना होता है, उनके माता पिता के बारे में लिखना होता है, या फिर आप उनके एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। तो जीवन परिचय में थोड़ा सा आपको पहले लिखना होता है, उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना होता है। साहित्यिक परिचय में उनके साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में लिखना होता है कि उन्होंने साहित्य में क्या क्या योगदान दिया है, तो वो सब लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे, आप रेड पेन का यूज नहीं करेंगे। जहां पे मैंने रेड पेन का यूज किया है वहां पे आप जो है ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। तो एक सुंदर हैंडराइटिंग में आपको लिखना है ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सके। तो यहाँ पे देखेंगे लिखने का सही तरीका क्या है। यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय, उसमें आपको क्या लिखना है यहाँ पे ध्यान से समझिए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म जो है वो 1904 ईस्वी में, एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उस राज्य में एक छोटा सा जिला है मेरठ, उस जिला में एक छोटा सा गांव है खेड़ा, उसी खेड़ा नामक गांव में जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो आपको जो है बिल्कुल याद हो जाएगा। तो पूरे फोकस के साथ देखते हुए चलिए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आगे देखेंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कितने ही विद्वान व्यक्ति थे, कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इन्होंने कितनी सारी डिग्रियां जो है प्राप्त कर रखी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने पहले स्नातक किया यानी कि ग्रेजुएशन किया, उसके बाद इन्होंने एमए किया यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद इन्होंने पीएचडी भी किया, उसके बाद इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे ये। तो इन्होंने जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद, एमए पीएचडी करने के बाद जो है इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, हिंदी के इस महान विभूति का सन 1967 ईस्वी में देहांत हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जन्म जो है 1904 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1967 ईस्वी में हो गया था। तो जीवन परिचय में आपको इतना ही लिखना होता है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जीवन परिचय में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में उनकी साहित्यिक उपलब्धियों को लिखना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका साहित्य में क्या योगदान था, तो वो सब आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साहित्यिक परिचय, और इसमें क्या लिखना है यहाँ पे ध्यान से समझिए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्राकंड पंडित और अन्वेषक थे। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो थे वो भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के जो है वो प्राकंड पंडित और अन्वेषक थे, ठीक है। इनके मन में भारतीय इतिहास की संस्कृत को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। तो ये है इनका साहित्य में योगदान। तो साहित्यिक परिचय में आपको इतना लिख देना है। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है, उसके बाद जो है आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है रचनाएं। रचनाएं में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इनकी रचनाओं को भी चलिए हम देख लेते हैं। तो ये है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं निबंध संग्रह में आपको क्या लिखना है, पृथ्वी पुत्र कल्पलता भारत की एकता। यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाते हैं, तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकते हैं कि कल्पलता के निबंधकार कौन है, कल्पलता के रचनाकार कौन है, कल्पलता के लेखक कौन है, ठीक है। तो प्रश्न आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बताना है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ही है। तो प्रश्न आपसे कैसे भी घुमा करके पूछे, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पे आपको शोध में लिखना है पाणिनिकालीन भारत वर्ष। आगे लिखना है संपादन पद्मावत की संजीवनी व्याख्या हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। तो यहाँ पे आपको लिख देना है संपादन में
पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। तो यहाँ पे आपके वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय बिल्कुल क्लियर होता है। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो पूरे के पूरे आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने का प्रयास करिएगा, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। तो ये है जीवन परिचय लिखने का सही तरीका, ऐसे ही आपको लिखना है। और यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक का जीवन परिचय बताया है, डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमने देख लिया सबसे महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय। अब चलिए हम देख लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्री का भी जीवन परिचय। तो ये है महादेवी वर्मा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्री हैं। तो इनका भी जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है इनका जीवन परिचय। हम आपको बता दें, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें महादेवी वर्मा का जीवन परिचय न पूछा गया हो, क्योंकि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है और 5 नंबर का पूछता है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको जीवन परिचय ही हेडिंग डालना है, उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है। जो प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया लेखक का जीवन परिचय लिखने का, वही प्रोसेस यहाँ भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है और इसमें लिखना है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में 1907 ईस्वी को होलिका उत्सव के दिन हुआ था। तो श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में 1907 ईस्वी को होलिका उत्सव के दिन हुआ था। यानी कि इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में एक जिला है फर्रुखाबाद, उसी जिला में जो है इनका जन्म होलिका उत्सव के दिन हुआ था। यानी कि जो होली का त्योहार होता है उसी त्योहार के दिन जो है इनका जन्म हुआ था। तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। आगे इसमें लिखेंगे, इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। तो इनके पिताजी जो थे गोविंद प्रसाद वर्मा, वो एक भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे और इनकी माता जो थी वो हेमरानी, वो परम विदुषी धार्मिक महिला थी। ठीक है, आगे देखेंगे, सन 1987 ईस्वी में महादेवी वर्मा का देहांत हो गया। तो इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो है 1987 ईस्वी में हुआ था। तो लगभग ये 80 साल तक जी थी, जिनमें इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए। तो यहाँ पे आपको जीवन परिचय में इतना लिखना है, उसके बाद इनके साहित्यिक परिचय को लिखना है, यानी कि इनका साहित्य में क्या क्या योगदान है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय और इसमें लिखना क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। आगे देखेंगे, इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए सदैव संघर्ष किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महादेवी वर्मा का कितना योगदान है। तो इन्होंने जो है नारी को अपनी स्वतंत्रता के लिए, यानी कि अपने अधिकारों के लिए जो है इन्होंने सजग किया और नारी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने क्या किया, सदैव संघर्ष किया। तो बहुत ही संघर्षशील महिला थी, जिन्होंने इतना ज्यादा संघर्ष किया महिलाओं के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है रचनाएं। रचनाएं में क्या लिखना है, यहाँ पे देखेंगे, महादेवी वर्मा का प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं जो है निम्नलिखित हैं, यहाँ पे लिखी गई हैं, देख सकते हैं आप। ये है इनका निहार, रश्मि, यमा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं। हम आपसे बार बार कहते हैं, जब आप लोग लेखक का जीवन परिचय या फिर कवि का जीवन परिचय पढ़ा करिए तो उनकी रचनाओं पर विशेष ध्यान दिया करिए, क्योंकि वहां से आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, निहार में आपको लिखना है, यह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। रश्मि में आपको लिखना है, इसमें आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत हैं। और यमा क्या है, तो यह महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का संग्रह है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जीवन परिचय में लिख देना है। इतना लिखने के बाद जो है आपका जीवन परिचय बिल्कुल कंप्लीट होता है और आपके 5 नंबर जो है बहुत ही आसानी से आपको मिलेंगे। एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे हमने लेखक और कवि का जीवन परिचय जान लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक को जान लिया है। कैसे आपको लिखना है सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कहानी। तो कहानी में हम वही कहानी पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं।
तो ये है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाली है, पंचलाइट कहानी। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य या सारांश ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस तरह बताएंगे जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो एक सिंपल तरीके से और बहुत ही कम शब्दों में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, ब्लैक पेन से डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे आप फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी जो हैं वो हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। अनेक जन आंदोलन से वे बहुत करीब से जुड़े रहे, इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी जो हैं वो अनेक जन आंदोलन से बहुत ही करीब से जुड़े रहे, जिस वजह से ग्रामीण अंचलों से उनका जो है बहुत ही निकट का परिचय है। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखना है इन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, बल्कि वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे हैं। तो इन्होंने जो है अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं किया है, बल्कि वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे हैं। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं के अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पंचलाइट जो है ये बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है, ठीक है। शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा गया है। ऐसे ही आपको पंचलाइट कहानी को लिखना है। जहाँ पे मैंने रेड पेन का यूज किया है वहां पे आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे, ठीक है। या फिर आप हाईलाइट भी कर सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। तो इसी तरीके से आपको जो है कहानी का उद्देश्य लिखना होता है। इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दिए जाएंगे। ये 5 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी टॉपिक को कवर करा दिया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो है बहुविकल्पी प्रश्न, वो आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने आपको बताया है। उसके बाद मैंने आपको बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश को। उसके बाद मैंने आपको बताया बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश को। जो पद्यांश मैंने बताया है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैंने आपको बताया है जीवन परिचय को, लेखक और कवि दोनों के जीवन परिचय को मैंने आपको बताया है, जो कि 10 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया है पंचलाइट कहानी जो 5 नंबर की पूछे जाती हैं। उसके बाद जो है आपका आता है खंड काव्य। खंड काव्य भी आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो खंड काव्य जो है वो आपको खुद से ही पढ़ने होंगे, क्योंकि ये जो है जिला के अकॉर्डिंग यानी कि जनपद के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पूरे के पूरे जो है 50 नंबर क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पूरे के पूरे 50 नंबर क्लियर होते हैं। 50 नंबर मैंने आपको पूरा क्लियर करा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। खंड काव्य जो है आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। जो विद्यार्थी जिस जिला से बिलोंग करते हैं उसी के जिला के अकॉर्डिंग जो है उनको खंड काव्य अपने बोर्ड एग्जाम में लिखने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे जो है 50 नंबर क्लियर करा दिए हैं। डेफिनेटली 22 फरवरी को आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 22 फरवरी को इसको बिल्कुल रट जाइए। 22 फरवरी से पहले इसको बिल्कुल रट जाइए, बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको 50 नंबर बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है, यानी कि खंड क जो है वो बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम खंड ख को भी लेकर के आए तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको खंड ख पर भी वीडियो चाहिए। तो हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टेलीग्राम से जुड़ करके आप लोग इसका पीडीएफ बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर, ताकि उनके भी 50 नंबर जो है बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।